कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें क्या क्या मेडिसिन लेना चाहिए या फिर मेडिसिन लेना ज़रूरी है। दूसरा, कुछ लोगों के माइंड में ऐसे भी होता है कि जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो यही पूछते हैं कि हम नेट में देखा है मेडिसिन के बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, वीडियोस भी देखा है, तो मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहता हूँ और मेरा ट्रांसप्लांट करवा दीजिए। तो इस बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन का क्या रोल है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। पॉइंट नंबर 1, जो हमारा बॉल्डनेस है उसका डिफरेंट ग्रेड है। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक होता है। सपोज़ आपका ग्रेड 3 बॉल्डनेस है जिसमें आपका फ्रंट एरिया में बाल चले गए, जहाँ पे मेडिसिन का और कोई रोल नहीं है, तो अपने सामने ट्रांसप्लांट करा दिया, इसमें आपकी अच्छी ग्रोथ हो गई। बट ट्रांसप्लांट का रोल वहाँ पर ही है जहाँ पे आपका रूट लॉस हुआ है। इसका आपकी बॉल्डनेस को रोकने के लिए उसका कोई रोल नहीं, मेडिसिन का कोई भी रोल नहीं है आपकी ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ बॉल्डनेस को रोकने के लिए। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, आपके जो एक्सटेंट ऑफ बॉल्डनेस कितना फास्ट ग्रो कर रहा है उसी हिसाब से हो सकता है कि 2 साल या 3 साल के बाद फिर आपके पीछे वाले बाल जो है वो चले जाएंगे। फिर आपको इन फ्यूचर सेकेंड सिटिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वो चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आप सेकेंड सिटिंग नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, सो दैट सामने के हेयर जो है वो भी मेंटेन रहेगा और आपकी जो पीछे वाले जो आपके ओरिजिनल हेयर है वो भी बॉल्डनेस की वजह से लॉस नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, कई बार ऐसे होता है कि जो बॉल्डनेस है दैट इज़ नॉट कंप्लीट, कुछ एग्जिस्टिंग हेयर होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज़ एक एरिया में टोटल नॉर्मली 80 to 100 हेयर हैं और आपकी बॉल्डनेस के बाद अभी बस 20 बाल बचे हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हमारे टारगेट होता है कि ऐसे डेंसिटी दिया जाए सो दैट वो आपके स्कैल्प को कम्प्लीटली कवर कर दे, क्योंकि नेचुरल डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट के साथ अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो डेंसिटी हम अचीव करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक डेंसिटी। सपोज हमने 40 या 50 ग्राफ्ट एक एरिया में लगाया और आपके ओरिजिनल बाल थे 20, तो मिला के टोटल हो गया 70। जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो अपने हिसाब से ग्रो करता है, बट आपके जो नेचुरल बाल थे वो अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो इन फ्यूचर वो भी जाने की चांसेस है। तो डाउन द टाइम 1 ईयर 2 ईयर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना फास्ट आपका लूज़ हो रहा है। तो कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनका भी डेंसिटी कम हो रहा है। तो कई बार लोग ऐसे वो आके बोलते हैं कि मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी डेंसिटी कम हो गया। इन रियलिटी क्या होता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है, अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, वो लॉस होता है। तो अगर आपको ट्रांसप्लांटेड हेयर प्लस एग्जिस्टिंग हेयर दोनों को मेंटेन करना है तो मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, ये ज़्यादा रिलेवेंट होता है जो लोग यंग एज में ट्रांसप्लांट कराते हैं। यूजुअली यंग एज मतलब बिलो 30 को हम यंग एज बोलते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जो पीछे का जो डोनर एरिया होता है, ऐसे तो हम उसको परमानेंट बोलते हैं, बट जो परमानेंट टर्म है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। कई बार हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो पीछे का जो डोनर एरिया है, सपोज ये इतना वाइड है एंड व्हेन यू आर लाइक 27 or 28 ईयर्स, धीरे धीरे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है दैट कैन श्रिंक, नीचे से भी पतला होता है, ऊपर से भी पतला होता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स बॉल्डिंग। जो नीचे वाला एरिया पतला होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स बॉल्डिंग। अगर हम इनिशियल फेज में जब आपके एरिया डोनर एरिया जो ब्रॉड था, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक, इट्स नॉट अ स्टैटिक डोनर, तो अगर हम ग्राफ नीचे वाला एरिया से पिक किया, इन फ्यूचर वो जाके आपके ओरिजिनल हेयर जो है जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट किया था, वो जो बाल जो हमने नीचे वाला एरिया से अगर पिक किया हुआ है तो आगे जाके भी थिनिंग होता है। तो अगर आप मेडिसिन बीच बीच में लेते रहते हैं तो ये वाला चीज़ें जो है वो आपके साथ नहीं होगा, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर के जो वॉल्यूम है वो भी मेंटेन रहेगा। चौथा पॉइंट ये है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं हम एक बोलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डोनर डोमिनेंस, मतलब जो पीछे का जो परमानेंट नॉन बॉल्डिंग हेयर जो है जिसको हम सामने लेते हैं, इट बिहेव्स लाइक ए परमानेंट हेयर। बट जैसे ये जो बॉल्डिंग एरिया में जो हमने परमानेंट हेयर लगाया, जो बॉल्डिंग एरिया का जो प्रॉपर्टी है, वहाँ की जो वेस्कुलेचर है, कई बार ऐसे होता है कि वो भी आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर को अफेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म थिनिंग ऑफ योर ट्रांसप्लांटेड हेयर। तो इनिशियल 1 ईयर के बाद आपका पूरा ग्रोथ आता है। फिर जो यंग एज में जो हमने नोटिस किया है, जिनका ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ बॉल्डनेस है,
2 साल 3 साल के बाद जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा श्रिंक करना शुरू करता है। सपोज हमने एक एरिया में 50 बाल लगाए, रूट 50 रहते हैं बट उसका हेयर का थिकनेस धीरे धीरे कम होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिसिपिएंट कोडोमिनेंस और रिसिपिएंट इन्फ्लुएंस। अगर आप मेडिसिन्स बीच बीच में लेते हैं जिसको हम DHT ब्लॉकर्स लाइक कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड फिनेस्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड, ये मेडिसिन अगर आप बीच बीच में लेते हैं तो ये भी आपकी लॉन्ग टर्म थिनिंग को प्रिवेंट करता है और आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसका भी डेंसिटी एंड वॉल्यूम मेंटेन रहता है। सो इन जनरल अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हैं, आप बिफोर प्लानिंग आप आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है उनके साथ ये सब चीज़ें डिस्कस कीजिए। यू हैव टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट जो कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर को मेंटेन करेगा प्लस आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर को लॉन्ग रन में उसका डेंसिटी भी मेंटेन होगा। कई सारे मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में है, यूट्यूब में है, वीडियोस में है, सो कॉल्ड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो किया गया है, ये कई हद तक फैक्ट नहीं है। ये मेडिसिन काफ़ी सेफ़ है अगर हम अंडर सुपरविजन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट लेते हैं।